बच्चों, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे सूक्ष्म शिक्षण पाठ से रिलेटेड। जो क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, उन्हीं का एक शेष भाग लेके मैं आई हूँ। आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे बाकी के, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, जिससे आपका वो चैप्टर जो है पूरा फिनिश हो जाएगा और हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, हमारा क्वेश्चन ये है, ये वाला, इसको देखिए ध्यान से, कि पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यह कथन है, ठीक है, डेफिनेशन है किसी के द्वारा कही हुई। पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है जिससे भविष्य में उस अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जब हम किसी छात्र को पुनर्बलन देते हैं, अब वो पुनर्बलन धनात्मक है कि ऋणात्मक है, कहने का मतलब है सकारात्मक है कि नकारात्मक है, जो भी है पुनर्बलन, उसके होने से आने वाले दिनों में छात्र के अंदर जो है वो अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। कहने का मतलब अगर नकारात्मक पुनर्बलन है तो वो बुराई की तरफ है, ठीक, उसके अंदर गंदी प्रवृत्ति बढ़ेगी। अगर सकारात्मक पुनर्बलन है तो उसके अंदर अच्छाइयों की जो है वो अनुक्रिया बढ़ेगी। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है ये हम लोग देखेंगे। देखिए, ऑप्शन में आ रहा है W.F. हिल, V.K. पासी, हल्स और कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हमारा W.F. हिल। ठीक है, इसका सही जवाब हमारा होगा W.F. हिल। इस कथन को याद रखिएगा, ये कई बार जो है पूछा जा चुका है। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस को पढ़ेंगे। छात्रों की प्रशंसा करने के लिए, विषय वस्तु स्पष्ट करने के लिए, छात्रों को स्थायी ज्ञान देने के लिए, या फिर छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए। फिर से मैं पढ़ देती हूँ। प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है छात्रों की प्रशंसा करने के लिए, विषय वस्तु यानी कि जो आपका टॉपिक है उसको स्पष्ट करने के लिए, या छात्रों का जो स्थायी ज्ञान है, जो प्रेजेंट ज्ञान है, उसको देने के लिए, जिस समय आप बैठे उस समय उस ज्ञान को दे दीजिए, या फिर छात्रों का पूर्व ज्ञान यानी कि पिछला ज्ञान उसका क्या है, यानी कि उसको कितना मालूम है, कितनी जानकारी है, ये जानने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है किस लिए? क्या लगता है? छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए। कि यहाँ पर हम पहले प्रस्तावना बनाते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि हमारे छात्र, हमारे कक्षा के छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना है। आगे बढ़कर आते हैं हम। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये भी एक परिभाषा है, ठीक है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, ये परिभाषा किसके द्वारा है? एन.एल. गेज, B.F. स्किनर, B.O. स्मिथ या K.P. पांडे। तो ये हमारी परिभाषा जो है वो B.F. स्किनर के द्वारा है, ठीक। अब हम अगले प्रश्न की तरफ अपने बढ़ते हैं। छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु, अच्छा देखिए, जो हमारा ये वाला प्रश्न था और हमारा ये वाला प्रश्न है, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, लेकिन घुमा के पूछे गए हैं। ये 2 साल आए हैं प्रश्न, और प्रश्न को पलट कर पूछा गया है, जबकि जवाब इसका एक ही तरीके से है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल कौन सा है? तो प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल या उद्देश्य कथन कौशल। ये वही प्रश्न है जो ऊपर था, ठीक है। तो इसका जवाब आपको आ गया होगा कि इसका जवाब होगा हमारा प्रस्तावना कौशल। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है, किसके द्वारा बच्चों में कल्पना शक्ति बढ़ती है? मतलब कल्पना करने मतलब सोचने की क्षमता। प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा या समूह कार्य द्वारा। क्या आप बच्चों से प्रश्न पुटअप करते हैं? बच्चा प्रश्न पुटअप करता है, उससे कल्पना शक्ति उसकी बढ़ती है, या कहानी द्वारा बढ़ती है, या व्याख्यान जब वो बच्चा करता है तब, या समूह में कोई कार्य कर देते हैं तब। तो देखिए, कल्पना शक्ति समूह में जो कार्य दिया जाता है तो वो कार्य करने के लिए सब मिलजुल के करते हैं कार्य को, ठीक। प्रश्नोत्तर के द्वारा प्रश्न दिए गए हैं तो उसके उत्तर मिल रहे हैं। प्रश्न जो दिए जाते हैं उसके उत्तर वही होते हैं जो पाठ से जुड़े हुए हमारी कहानी रहती है। लेकिन अब व्याख्यान है तो व्याख्यान में भी बच्चा कुछ हद तक अपने व्याख्या व्यक्त करता है, लेकिन
वो व्याख्या उसी से जुड़ी होती है जो उसका विषय वस्तु होती है। लेकिन कहानी, अगर हम किसी छात्र को बोलते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अगर जरा भी कोई बात बोलिए तो वो बहुत जल्दी बहाना मार देते हैं कि हम कल क्यों नहीं आए थे, या क्यों बीमार पड़ गए थे, या क्या कारण था। तो उसके लिए बहुत जल्दी कहानी बना दे, एक बात बना देंगे। तो कहानी मेकिंग यानी स्टोरी मेकिंग में कल्पना शक्ति का विकास सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छे प्रश्न निर्माण के लिए आकलनकर्ता का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अच्छे प्रश्न निर्माण के लिए, मतलब अच्छे क्वेश्चंस बन जाए, उसके लिए आकलनकर्ता को कैसा होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, या विषय का ज्ञान भाषा ज्ञान दोनों होना चाहिए, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रश्न में उत्तर खुद ही छुपा हुआ बातें निकल कर आ रही है कि दोनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछने पर छात्र क्या अनुभव करता है? पूर्व ज्ञान से यानी कि बच्चे को जो पिछला मालूम है उससे जुड़े हुए प्रश्न अगर हम पूछते हैं तो छात्र कैसा महसूस करता है? मतलब जैसे कि मान लीजिए बच्चा 4th क्लास का है, आप उससे प्रश्न जो है 3rd क्लास के पूछिए, तब बच्चा कैसा महसूस करता है? आत्मगौरवान्वित, क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता के महसूस करता है, शारीरिक क्रियाशीलता उसमें होती है या मानसिक क्रियाशीलता होती है? देखिए क्रियाशीलता, उसको करना तो कुछ है नहीं यहाँ पे, क्रिएटिविटी। शारीरिक क्रियाशीलता, कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहा वो। आती आपकी मानसिक क्रियाशीलता, तो मेंटल भी एक्टिविटी उतनी नहीं प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पिछली क्लास का सब कुछ आता है। जब पिछली क्लास का उसको ज्ञान है तो उस समय वो प्रश्न पूछने पर कैसा महसूस करेगा? आत्मगौरवान्वित, मतलब करेगा उसको, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहेगा कि हाँ ये तो हमारे आने वाले प्रश्नों के प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमको आते हैं। अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता, प्रश्न को ध्यान दीजिए। अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? अध्यापक की महत्वपूर्ण विशेषता ऑप्शन दिए गए हैं। देशभक्ति, विषय वस्तु का ज्ञान, समाज सेवा, कठिन परिश्रम। देशभक्ति होना अध्यापक के लिए कोई वो बात नहीं यहाँ पर आ रही है छात्रों के प्रति, ठीक? वो देशभक्ति का ज्ञान दे सकता है, देशभक्ति की भावना है तो वो समाज सेवा हो सकती है, समाज सेवा कर सकता है, कठिन परिश्रम का ज्ञान दे सकता है। लेकिन विषय वस्तु से जुड़े ज्ञान कौन देगा? वो अध्यापक को देना सबसे पहले फर्स्ट उसका जो होता है बात, पहले जैसे हम बोलते हैं कि अच्छे आचरणों का उसके अंदर वो करना, विकास करना। लेकिन विषय वस्तु यानी कि जो टॉपिक्स उसके पाठ में हैं उनको क्लियर करना भी अध्यापक का सबसे मेन पॉइंट होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज कैसी रखनी चाहिए? कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज कैसी रखनी चाहिए? पर्याप्त ऊंची, मध्यम, कभी धीरे कभी तेज, या धीरे? पर्याप्त ऊंची, मध्यम, कभी धीरे कभी तेज, या धीरे? कौन सी? आंसर आ गया होगा। कक्षा में शिक्षक को अपनी आवाज कैसे रखनी चाहिए? पर्याप्त ऊंची। पर्याप्त ऊंची का मतलब क्या होता है? जितनी रिक्वायर्ड हो। अगर क्लास आपकी छोटी है तो आवाज उसी लेवल से रखिए। क्लास आपकी बड़ी है, मतलब हॉल बड़ा है, उसमें बच्चे दूर दूर बैठे, उस हिसाब से आवाज रखिए। छात्रों की संख्या कम है, उस हिसाब से आवाज रखिए। छात्रों की संख्या ज्यादा है, उस हिसाब से आवाज रखिए। तो आवाज को कैसे रखना है? पर्याप्त ऊंची, जितनी जरूरत है उतनी आवाज होनी चाहिए। कक्षा में अध्यापन को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावी तत्व है। कक्षा में अध्यापन को यानी टीचिंग जो हो रही है उसको रुचिकर यानी इंटरेस्टिंग बनाने का सबसे प्रभावी तत्व कौन सा है? पाठ्य सामग्री होनी चाहिए अच्छी, या पाठ योजना बनी होनी चाहिए अच्छी, या शिक्षण विधि अच्छी होनी चाहिए, या अध्यापक का व्यक्तित्व बहुत जरूरी है। पाठ्य सामग्री आपके पास होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए पाठ के में जो नीडेड चीजें हैं, जरूरत वाली चीजें हैं, वो टीलन सारे हो आपके पास, या आपने पाठ योजना बहुत अच्छे से बना रखी हो, या शिक्षण विधि यानी कि जो आप टीचिंग का मेथड यूज करने जा रहे हैं, टेक्निक यूज करने आ रहे हैं, वो बहुत इम्प्रेसिव हो, या फिर अध्यापक का व्यक्तित्व यानी कि टीचर बहुत अच्छा देखने का हो, पर्सनालिटी को हाई फाई हो वो। तो जरूरी क्या है? कक्षा में अध्यापन को रुचिकर बनाने के लिए सबसे प्रभावी तत्व क्या होता है?
प्रभावी तत्व होता है उसकी शिक्षण विधि। क्या आपके पास अगर कोई भी TLM मौजूद नहीं है, लेकिन आपकी विधि यानी मेथड, टेक्निक कैसी है शिक्षण की, वो मस्ट है कि बच्चा उसको देखकर ही आपके प्रति आकर्षण में हो जाए। कक्षा में एक छात्र अधिक प्रश्न पूछता है तो उसे माना जाता है, जैसे कभी कभी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, तो उनके लिए क्या माना जाएगा? चंचल स्वभाव का छात्र है, जिज्ञासु छात्र है, प्रतिभाशाली छात्र है या सामान्य छात्र है। ऑप्शन ए चंचल छात्र, ऑप्शन बी जिज्ञासु छात्र, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन डी सामान्य छात्र। कौन सा छात्र होगा? जिज्ञासु, जिसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न बहुत होती है, वही प्रश्न बहुत पूछता है। सूक्ष्म शिक्षण, हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या कितनी होती है? जो माइक्रो टीचिंग होती है उसमें छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 से 5 तक के छात्र, 5 से 10, 10 से 15 या 15 से 20। तो ये हम बता चुके हैं आपको कि 5 से 10 की संख्या छात्रों की इसमें होती है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 10, इसी के अंदर में सूक्ष्म शिक्षण के अंदर छात्रों की संख्या होती है जिनके द्वारा हम शिक्षण कार्य करवाते हैं। तो ये हमारे एक प्रश्न हो गए, और बाकी आपके लघु अति लघु हो गए, वो मैंने जब पढ़ाया था उससे रिलेटेड है, जिसमें से कि पिछले सत्रों में आए हुए प्रश्नों में श्यामपट्ट कौशल, पुनर्बलन कौशल और पाठ प्रस्तावना कौशल, इससे आपके प्रश्न अधिकतम पूछे गए, जिसमें से पुनर्बलन कौशल जो था प्रश्न वो हर वर्ष में पूछा गया है। तो उस पॉइंट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी आपके क्वेश्चन है इसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और भी कोई बात अगर रह जाती है, मान लीजिए छूट गई है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर पूछ लीजिए। और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं अपना अगला चैप्टर लेकर। ठीक, ओके, थैंक्स।